वेरी गुड आफ्टरनून पेरेंट्स। लास्ट वीक हमने ब्रेस्ट फीडिंग वीक सेलिब्रेट किया, उसी के कंटिन्यूएशन में हम आज पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक के प्लेटफॉर्म से बात करेंगे ब्रेस्ट फीडिंग एंड फेशियल ग्रोथ, या इसको और एक्सटेंड करते हुए बोलूंगा कि ओवरऑल ग्रोथ। ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ एक न्यूट्रिशन लेने का तरीका ही नहीं है, बल्कि पूरे बॉडी की ग्रोथ के लिए भी बहुत ज़रूरी है, ये हम समझेंगे। इसी सिलसिले में आज हम बात करेंगे एक बहुत ही रिनाउंड रिसर्चर की, जिन्होंने अपना बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन इस फील्ड में दिया है, जिसको ट्रॉपिक प्रीमाइसिस साइंटिफिक भाषा में हम लोग पढ़ते हैं। मैं बात कर रहा हूँ यूके लंदन बेस्ड प्रोफेसर जॉन म्यू के बारे में। ये बहुत ही रिस्पेक्टेड रिसर्चर रहे हैं जिन्होंने हमारी प्रैक्टिस और हमारे बच्चों के प्रति देखने या फेशियल ग्रोथ को देखने का नजरिया ही बदला है। तो YouTube के उनके एक लेक्चर को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जिनमें उन्होंने ब्रेस्ट फीडिंग के इम्पोर्टेंस और उसका इन्फ्लुएंस हमारे फेशियल ग्रोथ को कैसे समझाया है, ये लोकल भाषा में हम उसको समझेंगे। तो बीच बीच में मैं उनका YouTube वीडियो का कंटेंट भी ले रहा हूँ यहाँ पे स्क्रीन शेयर के माध्यम से, और उसको समझाने की भी हम बीच बीच में चर्चा करते जाएंगे। जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है। ऑर्थोट्रॉपिक्स करके सर का YouTube चैनल है, जो लाखों करोड़ों लोगों द्वारा सब्सक्राइब किया गया है, दुनिया भर में बहुत ज्यादा पसंद किया जाने वाला चैनल है। डायरेक्टली उनके वीडियो को भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो लोग लोकल भाषा में इस चीज को समझना चाहते हैं उनके लिए और इस साइंस को जन जन तक पहुंचाने के लिए मैं ये ट्रांसलेशन के माध्यम से इस पूरे कंटेंट को यहाँ पे बीच बीच में रोक के समझाने का प्रयास करके इस लेक्चर को हम बहुत अच्छे से एलोब्रेशन के साथ समझेंगे। अब हम सर के YouTube चैनल के इस वीडियो पेज पे आ चुके हैं, जो फुल स्क्रीन मोड में मैंने आपके साथ शेयर किया है। मैं सर के द्वारा बताया गया एक एक पॉइंट हम पहले उनकी भाषा में सुनेंगे, और लोकल भाषा में, हिंदी भाषा में उसको मैं समझाने की पूरा प्रयास करूंगा। और डिटेल अगर जानना है तो सर के चैनल पे जाके पूरा वीडियो हम देख सकते हैं। मेरा एक प्रयास है बहुत ही रिस्पेक्टेड रिसर्चर की इन चीज़ों को मैं अपने पेशेंट तक इजी फॉर्म में पहुंचा पाऊँ, ऐसी एक मेरी कोशिश है। इसमें अगर कोई गलती हो तो प्लीज़ इग्नोर करें, और इसे एक इनिशिएटिव के रूप में लें, और एक पहल के रूप में मैं इसे आज आपके सामने डिस्कशन कर रहा हूँ। इसी सीरीज में हम आगे भी कोशिश करेंगे ऐसे रिसर्चर्स की बातें सिंपल भाषा में मेरे अपने पेशेंट तक लोकल भाषा में हम कैसे उसको ला सके, ये मेरा पूरा प्रयास रहेगा। Good morning. This is lecture number 15 of my series of lectures about facial growth and malocclusion. I wanted to talk about breastfeeding and its influence on child development. Now, we know that our ancestors, and I'm talking now of 20,000 years ago, used to naturally breastfeed children for 3, 4, and occasionally 5 years. And this was, one might say, routine at the time. And of course, like with animals, the child or the new infant has no ability to chew food of any other sort, and so they rely totally on breast milk. Now, when we इस पॉइंट पे सर ने एम्फेसिस किया है कि जो एंसेस्टर्स थे हमारे, जो पूर्वज रहे हैं, जब खाने पीने की बहुत ज्यादा ओवर द काउंटर चीजें नहीं थी, जहाँ पे हम सीधा सीधा जंगलों से, खेतों से या जानवरों से डायरेक्टली शिकार करके खाया करते थे, उस समय छोटे बच्चों के लिए खाने पीने की कोई चीज नहीं होती थी, और ब्रेस्ट फीडिंग, जो माँ का दूध है, स्तनपान है, वही एक सबसे बड़ा सोर्स होता था। और
बच्चों के लिए वही एक माध्यम होता था जिसमें कि बच्चे 3, 4 या 5 साल तक सिर्फ और सिर्फ माँ के दूध या जो भी छोटा-मोटा उनको फूड मिलता था, जो माँ कभी-कभी चबा के अपने बच्चों को नरम करके खिलाया करती थी, ऐसा हमें देखने को मिलता है। तो ये चीज़ का एम्फेसिस सर ने यहाँ इसलिए रखा है कि जो टेक्सचर फूड का है, वो एक इम्पोर्टेंट है। दूसरा, ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे जो मसल्स की एक्सरसाइज है और आगे समझाने वाले हैं सर, जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग का प्रिंसिपल क्या है और वो कैसे हमारे फेस की ग्रोथ को मॉडिफाई करता है, कैसे इन्फ्लुएंस करता है, वो हम समझेंगे। We consider the impact on this, on the growth of the face. We have also to consider other factors which can influence that. Essentially, these are considered to be the food we eat, which these days is very soft, whereas in our ancestors' time, of course, was very hard. In fact, when children were growing up, the mother would often chew the food for the child and then give the child the food when it had been chewed. And of course, you know, that is very common in many animal species where they actually swallow the food and then regurgitate it for the young infant, usually in birds, this is. But no doubt, soft food that we eat these days must have an impact on the development of the jaws. And we know that if you feed animals on very soft food, their jaws are smaller. But the difference is actually quite small in itself. प्रोफेसर म्यू अब यहाँ पे हमें फूड के टेक्सचर के बारे में बता रहे हैं। स्पेशली जैसे जैसे हमने सिविलाइजेशन शुरू किया, आग की खोज हुई, खाना पकाना शुरू किया, हमने हमारा अनाज उगाना शुरू करा, हमने अपने फूड को मॉडिफाई करना शुरू करा, उसके टेक्सचर पे काम किया, उसे कुक करना शुरू करा। तो जैसे जैसे हमारा फूड सॉफ्ट होते गया और आज हम देखते हैं कि बच्चों को हम बहुत ही प्यूरे फॉर्म में देते हैं, स्पेशली हम ये सोच के कि वो सही से निगल नहीं पाएंगे या उन्हें गले में अटक जाएगा या स्वेलोइंग इश्यूज होगी, इसलिए हम ओवर पॉजिटिव होकर उन्हें या तो रेडीमेड फॉर्मूला फीड देते हैं या फिर हम बहुत ज्यादा घुटा पिसा उन्हें देते हैं। हम उनके टेक्सचर पे कभी काम नहीं करते, हम उनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे हम काम करते हैं। हम उनको हाईली कैलोरीफिक या न्यूट्रिशनस फूड तो दे रहे हैं, लेकिन उनके टेक्सचर को हम थोड़ा सा ध्यान नहीं दे पा रहे। उस वजह से क्या हो रहा है कि जो मसल्स काम आनी चाहिए वो हम नहीं ले रहे हैं, जो स्वेलो हमें सही से करना चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं। टंग जो पैलेट पे जाती है, जिसके बारे में सर आगे लेक्चर में बता रहे हैं, वो हमें पॉस्चर नहीं हमें सीख पाते हैं बच्चे, स्पेशली जब तक ये 3, 4, 5 साल तक बहुत सॉफ्ट फूड लेते हैं तो सही प्लेसमेंट ऑफ टंग वो नहीं सीख पाते हैं। और स्पून फीड के बारे में भी आगे इस वीडियो में बात कर रहे हैं सर। You don't get much difference in the size of an animal's jaw depending on if you feed it hard food or soft food. Nothing like the difference you get in humans between those who have well-developed jaws and malocclusions. So I think we have to accept there are other factors which are more important. Now, the habitat has always been a point that I've considered very important. Our ancestors grew in the wild. They usually lived in caves or out in the open. And they had very few allergies. Now, modern children are almost all brought up in houses, contained spaces anyway. And in every room, there are hundreds, if not millions, of allergens. They are the tiny particles which create allergies. And allergies are a major factor in modern human development. You would know that many children at around 6 months or maybe a year will develop snotty noses and start breathing through their mouth. This, I believe, is a crucial point in their development, because subsequently many of them will become what we call habitual mouth breathers.
अब डॉक्टर प्रोफेसर जॉन म्यू हमें हैबिटेट जो चेंजेस आया है, हमारा जो रहन सहन का तरीका, जहां हम अर्बनाइजेशन जो हुआ है उसके ऊपर बात कर रहे हैं। इसमें ये मेनली फोकस कर रहे हैं हमारे इन्वायरमेंट पे। जब हम जंगलों में रहते थे तो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट एलर्जेंस फ्री था। उस टाइम पे जो देखा गया है पुरातत्व विभाग या स्कल स्टडीज में कि बहुत ज्यादा एलर्जीज नहीं होती थी। लेकिन आज के दौर में जब हम देखते हैं तो एक छोटे से कमरे में, एक घर में, बड़े बड़े शहरों में छोटे फ्लैट्स में हम लोग रहने लगे। हमारा रहने का वॉल्यूम कॉम्पैक्ट होता गया है। हमने एसी का इस्तेमाल किया तो और ज्यादा हमने उसको एयर टाइट किया है। इस वजह से उसी छोटी सी जगह में बहुत सारे, हजारों नहीं तो लाखों जो है पैथोजेंस रहते हैं। उस वजह से बहुत छोटी उम्र में, स्पेशली अधिकतर जो पेशेंट्स भी आते हैं उनमें भी ये देखने को मिलता है। जब हम हिस्ट्री लेते हैं, स्पेशली जब बच्चों के दांत टेढ़े मेढ़े या ओपन माउथ पोस्चर की बात सर यहाँ पे कर रहे हैं, तो हम जब रेट्रोस्पेक्टिव पीछे की हिस्ट्री लेते हैं तो हमें ये देखने में जरूर आता है कि 6 महीने से साल, 1.5 साल की उम्र में बच्चों को बहुत ज्यादा सर्दी, खांसी, जुकाम रहा है। इस वजह से क्या होता है कि नाक जो रहती है वो बंद हो जाती है और बच्चे को हैबिचुअली मुंह से सांस लेनी पड़ती है। एक समय के बाद इम्यूनिटी डेवलप होने के बाद ये तकलीफ तो उसकी खत्म हो जाती है, लेकिन बच्चा फिर भी मुंह से सांस लेना कंटिन्यू करता है और वो सारा मसल डीअरेंजमेंट शुरू होता है, टंग का पोस्चर बदलता है और यही सारी चीजें फिर दांतों और के टेढ़ा मेढ़ा होना और फेस का जो बनावट है उसको बिगाड़ता है। हमारा फेस जो है आगे और सामने की तरफ आने के बजाय नीचे की तरफ लटकना शुरू हो जाता है। हमारा फेस लंबाई में बढ़ना शुरू हो जाता है और ये लंबाई में बढ़ने के कारण हमें और सारी तकलीफें होती हैं। इसी पूरी विस्कस साइकिल को डॉक्टर किशन गैमिनो ने अपनी एक हाइपोथेसिस में भी एक्सप्लेन किया है, जो पिछले कुछ वीडियो में हमने बताया है, जिसमें माउथ ब्रीदिंग के बारे में बात की गई है। And this we do know from research can seriously damage the development of both children. But today I wanted to talk more specifically about breastfeeding. Now, I think change from the days of our ancestors to modern children. Breastfeeding these days often lasts a few days, if at all, and on average lasts no more than 6 months. Now, we might ask, how might this have an effect on the growth of a young child? Surely you can feed them just as easily with the spoon. Now, that is the point where I disagree. I think much of the problems of today are caused by spoon feeding. We know प्रोफेसर जॉन म्यू यहाँ पे एम्फेसिस कर रहे हैं ब्रेस्ट फीडिंग और इसके इफेक्ट्स के बारे में। ब्रेस्ट फीडिंग के ऊपर काफी चर्चा हुई है। स्पेशली ब्रेस्ट फीडिंग जो है एक ऐसा विषय जो रहा है, स्तनपान का जो विषय रहा है, काफी स्पेशलिटीज के बीच में एक तरीके से अनदेखा सा रहा है, जिसको हम ऑफन सब्जेक्ट भी बोलते हैं, जो लावारिस टाइप का, जिसको हम शब्द यूज कर सकते हैं। गायनेकोलॉजिस्ट मेनली जो है वो मिल्क सिक्रीशन और पोस्टपार्टम वुमेन केयर के ऊपर फोकस करती है। पीडियाट्रिशियन वाइटल्स के ऊपर और जो वेट गेन के ऊपर फोकस करते हैं। इसी बीच में लैक्टेशन कंसल्टेंट्स भी आते हैं, जो कि अपना काम प्रॉपर ब्रेस्ट फीडिंग टेक्निक्स में करने के लिए पूरी कोशिश होती है कि ये सारी चीजें ब्रेस्ट फीडेड हो पाए। लेकिन कई बार ओरल रिस्ट्रिक्शंस की वजह से भी ये चीजें होती, देन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ सर्जन्स जो आता है वो हमारा यहाँ पे देखने को मिलता है। इसके बाद जो है बॉडी वर्कर्स होते हैं। तो कुल मिला के ये सारी चीजें जो है ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में हम एम्फेसिस करते हैं, जो कि WHO ने कहा है कि 2 साल तक तो ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए, with inclusion of 6 months of exclusive breastfeeding from the day 1 within the first hour of delivery। और वहाँ पे भी काफी चैलेंजेस आए हैं जिनको हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उसको पॉइंट आउट किया है। डॉक्टर प्रोफेसर म्यू यहाँ पे जो एम्फेसिस कर रहे हैं इस पॉइंट में, वो ये है कि
अर्ली वीनिंग का भी एक बहुत बड़ा रोल है। सिर्फ आपने ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट करा पाए हैं, आप जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ है, वो आप कितने दिन तक उसको ब्रेस्ट फीड करा पा रहे हैं इफेक्टिवली, ठीक है। जैसी स्टडीज के बारे में डॉक्टर म्यू यहाँ पे बात कर रहे हैं, बहुत सारी स्टडीज ऐसी आप सामने आ रही हैं। जब हम केस हिस्ट्री में भी लेते हैं तो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड 6 महीने तक भी बहुत सारी मदर्स नहीं करा पाती, और साल भर होते होते ऑलमोस्ट 90% मदर्स जो है विनिंग हो जाती है, आइदर ऑन द चाइल्ड पार्ट, आइदर ऑन द जो प्रोफेशन पार्ट पे, या किसी भी वजह से वो बच्चा ब्रेस्ट फीड 1 साल के ऊपर तो बहुत ही कम हो पाता है। और जो बच्चे आइडियल है कि हमें 2 साल 3 साल तक ब्रेस्ट फीड करना है, ऐसा बहुत रेयर देखने में आता है। ये सारी चीजें हुई हैं कुछ एक दशकों में, जहाँ पे हमारी समझ, हमारे ऑल्टरनेटिव्स, स्पेशली इन्फेंट फीडिंग फॉर्मूलाज भी अवेलेबल हुए हैं जो एक ऑल्टरनेटिव के लिए देखे जा रहे हैं। बॉटल फीड का बहुत चलन हुआ है बीच में, अभी भी है। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमें ऑप्शंस दे देती हैं। लेकिन प्रोफेसर म्यू जो बात से डिसएग्री है वो यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग सिर्फ न्यूट्रिशनल सप्लाई या सिर्फ खान पीन या न्यूट्रिशन के लिए ही नहीं है, उसका बहुत बड़ा रोल है हमारे पूरे जॉ फंक्शंस पे, टंग फंक्शंस पे, जो कि अदरली रिलेटेड है हमारे और बॉडी के फंक्शंस पे, जिसको हम अब फंक्शनल मेडिसिन या फंक्शनल डेंटिस्ट्री के रूप में देखते हैं। तो ये बहुत बड़ा विषय है, और कुल मिला के इसमें जो निचोड़ आके आता है बात वो यही होती है कि ऑप्टिमल ब्रेस्ट फीडिंग हर बच्चा 2 या 3 साल तक करे। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये जरूर हमारे लिए डेफिशिएंसी है। ऐसे बच्चे जो बहुत अच्छे से ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे हैं, उनमें जो प्रॉब्लम्स है वो दिखती हैं, स्पेशली उनके जॉज बहुत सिकड़े हुए होते हैं, जिसके बारे में प्रोफेसर म्यू वीडियो में आगे हमसे बात करेंगे, जो मैं आपको एक्सप्लेन करता जाऊंगा। For a good, well-developed face, you need your tongue firmly on your palate. There's lots of research to show that. But of course, if you are spoon-feed, or fed, I should say, you will often develop the habit of sucking on the spoon. Now, every mother would know when she first starts feeding her children with a spoon, the child won't take the food off the spoon. They will try and suck it like they have been sucking the breast. And the mother then has to scoop the food from all around their lips and put it back in their mouth. You often see mothers doing this when they're spoon feeding. Now, I think at that point, they are teaching their children to suck their food. And there is a later penalty to pay for that. अब यहाँ पे प्रोफेसर म्यू फीडिंग पैटर्न के बारे में बता रहे हैं। स्पेशली जब अर्ली वीनिंग हो जाती है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्री फीड पे आना पड़ता है। स्पेशली 6 महीने के बाद हम लोग ऊपर का खाना देते ही हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट्री फीड या ऊपर से जो आहार देते हैं वो हम बात करते हैं। तो उस पर भी काफी चर्चा हुई है, लेकिन हम सिंपल सा यहाँ पे टेक्निक की बात पे आएंगे, क्योंकि वो हमारे काम का है। न्यूट्रिशनल वैल्यू हम यहाँ डिस्कस नहीं कर रहे हैं, वो एक पीडियाट्रिक डाइटिशियन और पीडियाट्रिशियन का काम है। स्पेशली जब हम फीड करते हैं स्पून से, तो प्रोफेसर म्यू का कहना है कि जो स्पून का इस्तेमाल है, जब हम स्पून लेके बच्चों को खिलाने जाते हैं तो बच्चा जो भी है खाना उससे सक करता है ना, तो खिंचता है उसको, सक करता है। और जब ब्रेस्ट फीड हम अच्छे से 2 साल तक कराते हैं तो बच्चे की ट्रेनिंग हो जाती है पंप करने की, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आउट ऑफ दिस जो ये लेक्चर है उससे मैं थोड़ा बाहर जाके ये समझा दूं कि ब्रेस्ट फीडिंग करते वक्त टंग हमारी ऊपर नीचे होती है, जिस वजह से मुंह के पिछले हिस्से में पॉजिटिव और नेगेटिव प्रेशर डेवलप होता है, जिस वजह से मिल्क जो है वो पीछे वाले हिस्से में पंप होता है जुबान के ऊपर, और वही पीछे गले में निगल लिया जाता है।
बट जब हम बॉटल फीड या स्पून फीड करते हैं तो हमें होठों से चुस्की बनाए, एक निगेटिव प्रेशर बनाना पड़ता है, जिसमें बक्सीनेटर मसल, हमारी गाल की मसल और ये सारी इन्वॉल्व होती है, और टंग का आगे पीछे मूवमेंट होता है, अप एंड डाउन मूवमेंट नहीं होता है, जिससे कि कोई प्रेशर चेंजेस नहीं होता है, स्पेशली वहां पे सिर्फ और सिर्फ निगेटिव प्रेशर होता है, जिस वजह से हमारे जॉ और दांत सब अंदर की तरफ खींचते हैं। वैसा ही जो फोर्थ जनरेशन है, वैसा ही मसल का पैटर्न हमें स्पून फीडिंग में दिखता है। जब हम स्पून फीड कराते हैं तो स्पेशली सबसे छोटी बात ये होती है कि हम जो आसपास लगा हुआ खाना है उसको चम्मच से ही वाइप ऑफ करते हैं, और ये अगेन हमें रिफ्लेक्स करता है कि हम अब इसको बच्चे को चूसने के लिए उसको हम प्रेरित करते हैं। तो ये जो सकिंग वाली है, चूसने वाली जो आदत है, वो बच्चे की बैठ जाती है, और फिर बच्चा हर बार जुबान पे ही या दांतों पे ही चूस के खाना निगलना सीख जाता है। और ये हमारे लिए सही नहीं है, हमारे दांतों के अरेंजमेंट के लिए सही नहीं है, हमारे ऊपर के तालू के बनने के लिए सही नहीं है, ना ही हमारे नाक की पूरी वॉल्यूम या पूरी बनावट बनने के लिए सही है। तो ये कुल मिला के हमारे जबड़े को सिकोड़ता जाता है, क्योंकि चूसने में प्रेशर निगेटिव करना पड़ता है। और ब्रेस्ट फीडिंग सर इसलिए सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ब्रेस्ट फीडिंग में पॉजिटिव निगेटिव प्रेशर दोनों होते हैं, जिससे कि पंपिंग एक्शन होता है, और वो हमेशा जुबान जो है पैलेट के ऊपर जाके चिपकती है, और उस वजह से हमारा पैलेट का ग्रोथ भी अच्छा होता है, हमारी नाक का ग्रोथ भी अच्छा होता है, तो हमारा अपर एयरवेज जो है वो अच्छा वॉल्यूम में होता है, हमें कभी भी नेजल कंजेशन या इस तरह की कोई समस्या नहीं होती, और हमारा पूरी ब्रीदिंग, स्वेलोइंग, च्यूइंग और स्वेलोइंग वाली जो फंक्शंस है वो हमारे नॉर्मली रहते हैं, उनमें कोई अल्ट्रेशन नहीं होता है। और अगर ये सारी चीजें नॉर्मल रहेंगी तो बच्चों में टेढ़े मेढ़े दांत या फिर कैविटीज जो हैं वो भी नहीं होंगी। तो यही सारी चीजें सर यहाँ पे आगे हमको और अच्छे से समझा रहे हैं। Penalty to pay for that. Now, you might say, well, surely, what is the difference between sucking on the breast and sucking on the spoon? And I can see that when a child and even animals breastfeed, they will usually pump the breast. And this is why I don't think the bottles which most mothers introduce their children to are very good, because with a bottle, a child will suck. With a breast, a child will pump. This, I think, should result in the tongue being placed firmly against the palate when a child is feeding. And if they do this for 3, 4, or possibly 5 years, they will get into the habit of pushing their tongue firmly on their palate. Now, this, we know, has two other effects. It causes the palate to widen so that they have a big wide palate. And we know that all our ancestors used to have big wide palates. But there's another factor too. The pumping action also encourages the forward growth of the upper jaw, the maxilla. And this is crucial for good facial looks. Everybody knows that good cheekbones will give you really good-looking, attractive appearance. And young children have this because they push on their maxilla and push it forward. But of course, if you learn to suck when you eat, this will tend to collapse your jaw, so it will be narrow and too far back. You might be horrified to know that only about 5% of modern humans actually swallow their food by sucking on the palate. Nearly all of them suck on their teeth when they swallow. Now, I have no doubt that that is because they were bottle fed and never breastfed for long enough. I think you should think very seriously about this. Essentially, I believe that the position of the tongue determines the alignment of the teeth. But the position of the jaw, open or hanging open or shut, makes the difference between the growth of the jaws. And that really is what I said in 1981 when I suggested the tropic premise. And I really haven't changed my mind since.
प्रोफेसर म्यू अपनी जो ट्रॉपिक प्रीमाइसेस, जो उन्होंने थ्योरी, जो हाइपोथेसिस थ्योरी कह लीजिए, वो पुट फॉरवर्ड करी। उसमें उन्होंने ये क्लियरली 3 पॉइंट मेंशन किए थे कि हम अधिकतर अगर अपना जुबान जो है वो पैलेट के ऊपर चिपका के रखते हैं, दांत एक दूसरे से चिपके हो या थोड़े से अपार्ट हो, और लिप हमारे सील हो। ये 3 उन्होंने मेन सिद्धांत दिए थे, जिसमें कि ये कहा गया था कि हमारा फेस जो है वो बहुत अच्छे से डेवलप होगा, चिक बोन अच्छे से डेवलप होगी, स्पेशली जो ऊपर का जबड़ा है जो कि हमारी नासिका से भी जोड़ता है और हमें मुंह से भी जोड़ता है, उसका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, वो फॉरवर्ड आगे की तरफ डेवलप होगा, साइड वाइज डेवलप होगा, ताकि हमें अच्छा वॉल्यूम मिले अपने साइनसेस के लिए। तो ये उन्होंने तब 1981 में अपने रिसर्च पेपर के थ्रू उन्होंने किया था पब्लिश, और ये उनका बहुत बड़ा अचीवमेंट या कहेंगे योगदान है जो इस टॉपिक्स जो साइंस है उसमें रहा है। और उन्हीं के सिद्धांतों को फॉलो करते हुए हम भी कोशिश यही है कि पेरेंट्स तक ये इंफॉर्मेशन सिंपल भाषा में उनकी समझ में आने वाली एग्जाम्पल्स के थ्रू पहुंचाएं, जिससे कि पूरे दुनिया में स्पेशली सब अगर जिम्मेदारी लें अपने अपने शहर, अपने अपने पेशेंट्स की। जैसे कि हमारी एक प्रयास है कि हमसे जुड़े जो भी पेरेंट्स हैं, पेशेंट्स हैं, उनको हम ये एक तरीके से एक बहुमूल्य जो लिटरेचर है उसको सिंपलीफाइड वे में हम पेरेंट्स तक पहुंचा सकें। यही हमारी इस सीरीज की जो है वो इंटेंशन है। और मैं समझता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद पेरेंट्स को कुछ क्वेश्चंस जरूर आएंगे, थोड़ा सा नई चीज जरूर लगेगी, लेकिन अंत में प्रोफेसर म्यू का जो नटशेल में कहना वो यही है कि ब्रेस्ट फीडिंग करा पाना या स्टार्ट करा लेना ही सिर्फ और सिर्फ अचीवमेंट ना समझे, उसे कम से कम 2, 3 या 4 साल तक जरूर कंटिन्यू करें, जिसमें ऐसा देख सकते हैं कि 6 महीने तक हम एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट फीड करें, उसके बाद हम दिन में 1 या 2 बार जैसा बच्चे की डिमांड हो वैसा फीड करें, जब दांत आ जाए उसके बाद रात के समय हम फीडिंग कराना बंद कर दें या कम कर दें, या करानी पड़े तो उसको फिर मुंह को अच्छे से साफ करें, गीले तौलिए से साफ करें ताकि कैविटीज ना हो। हम ये देखें कि टंग टाई तो नहीं है, लिप टाई तो नहीं है, जिससे कि जुबान जो है वो सभी जगह जाके अपना क्लीन कर रही है कि नहीं कर रही है। हम ये देखें कि बच्चा ओपन माउथ पॉस्चर में तो नहीं है, क्या वो मुंह खोल के तो नहीं सो रहा। और ये हम पहले दिन के बच्चे से लेके तो किसी भी एज के बच्चे को देखना जरूरी है। हम कभी भी मुंह खोल के नहीं सोना चाहिए, मुंह खोल के नहीं बैठना चाहिए। ये हमारे मुंह को ड्राई भी करता है और अनफिल्टर्ड एयर भी हमारे मुंह में जाती है, इसके ऊपर हमने अलग से बात करी हुई है। तो ये सारी चीजें के एम्फेसिस करके प्रोफेसर ब्यू का कहना यही है कि अगर हम टंग को अच्छे से ट्रेन करें, जो कि हमारा ब्रेस्ट फीडिंग एक सबसे अच्छी मायोफंक्शनल एक्सरसाइज के रूप में उन्होंने इसको प्रमोट करने की बात कही है इस वीडियो में, और हमने डिस्कस भी करी है कि हमारी टंग अगर हम पंप करना ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम पे, जो पंपिंग एक्शन है वो उस पोस्चर में अगर पैलेट के ऊपर अच्छे से हम चिपकाना सीख लें, स्पेशली 4-5 साल का बच्चा अगर इससे करते करते ट्रेन हो जाए तो फिर उसकी आदत सी बन जाती है, वो हर वक्त अपनी जुबान को पैलेट के ऊपर, तालू के ऊपर चिपका के रखेगा। और अगर वो चिपका के रखता है तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है। हम मुंह बंद रहेगा, जुबान तालू पे रहेगी, बच्चा नाक से सांस लेगा, उसका चौतरफा विकास बहुत अच्छे से होगा, वो अच्छी क्वालिटी की ऑक्सीजन ले पाएगा, फिल्टर्ड एलर्जिन फ्री ऑक्सीजन ले पाएगा, उसकी इम्यूनिटी बढ़ेगी, उसके बॉडी में ऑक्सीजन सेचुरेशन बढ़ेगा, उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उसकी हर चीज को करने की क्षमता अच्छी बढ़ेगी, वो ज्यादा संवेदनशील, बहुत अच्छे से ध्यान देने वाला, उसका ध्यान अच्छा लगेगा, और बहुत सारे चीजों में उसका अपना जो फ्यूचर में है वो परफॉर्मेंस सुधरेगा ही सुधरेगा। तो अंत में इस वीडियो को शेयर करके मेरी सभी उन माताओं से रिक्वेस्ट है कि जो फीडिंग करा रही हैं वो कंटिन्यूअसली मोटिवेटेड रहें, बच्चों को 3 साल तक, 4 साल तक, जैसा उनके हो सके एटलीस्ट 2 साल तक तो जरूर ब्रेस्ट फीड कराएं। स्पून फीडिंग के ऊपर सर ने जो बात कही उसको जरूर ध्यान दें, स्पून फीडिंग जितनी जल्दी हो सके या तो कराएं ना, या फिर करा भी रहे हैं तो उसको वाइप ऑफ ना करें और जल्दी से जल्दी उसे छोड़ दें। ये सारी अपेक्षाओं के साथ हमने ये जो वीडियो है आपके लिए एक तरीके से लिटरेचर रिव्यू के फॉर्म में हिंदी भाषा में लोकल लोगों की समझ में आने के लिए शूट किया है।
और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ प्रोफेसर म्यू और ऑर्थोट्रॉपिक्स यूट्यूब चैनल का, जिन्होंने इस तरह का कंटेंट जो है यूट्यूब के माध्यम से सभी जनता के लिए फ्री में उपलब्ध कराया है, जिसका लिंक आप नीचे देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जो कि सर का ओरिजिनल वीडियो आप देख सकते हैं। और भी बहुत सारी वहाँ पे वीडियोज हैं जो आप देख सकते हैं, और धीरे धीरे हम कुछ वीडियोज को और भी लेंगे। इसी के साथ पीडियाट्रिक डेंटल क्लिनिक से डॉक्टर चेतन पाटीदार मैं आपसे आज्ञा लेता हूँ। मेरी अपेक्षा ये रहेगी कि हर बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से मिले, सही समय तक मिले, एटलीस्ट 2 साल तक मिले। नमस्कार।